दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। अगली कहानी शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है द क्रॉस्ड टस्कर ऑफ गिरहित्ती। अब एंडरसन बोलते हैं कि एक दूसरा टस्कर था जिसे कि रोग एलिफेंट का दर्जा दे दिया गया था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएफओ ने नोटिफिकेशन जारी किया था मद्रास गवर्नमेंट के दौरान। अब जो घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं काफी समय पुरानी है, और ये कारण किसी को मालूम चल नहीं पाया कि ये हाथी रोग एलिफेंट यानी कि दुष्ट हाथी बना क्यों। ये घटना है सेलम जिले की। अब एक फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले दो हाथियों की लड़ाई की आवाज सुनी थी। दूर तक चिंगाड़ने, हाथियों के दांत टकराने और हाथियों के सर टकराने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये लड़ाई करीब 3 घंटे तक चली, और ये जो फॉरेस्ट बंगलो के नजदीक में वाटर होल है उसके पास की बात है। अगले दिन उसने जाके देखा, उस इलाके का पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। जहां देखो वहां खून बिखरा हुआ था, और लग रहा था कि किसी को बहुत जबरदस्त दंड दिया गया है। खंडहर बताते हैं इमारत बुलंद थी, और वो तहस नहस जंगल बता रहा था लड़ाई बुलंद थी। दो हाथियों में से एक को जबरदस्त चोट लगी थी, ये मालूम चल रहा था वहां का खून देखकर। और संभावना यही है कि जिस हाथी को चोट लगी, जो ज्यादा घायल हुआ, जिसने अपमान का घूंट पिया, वही हाथी बन गया दुष्ट हाथी यानी कि रोग एलिफेंट। और वो हाथी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है हर हिलती डुलती चीज पर। वहीं कुछ लोगों का बोलना था कि ये रोग एलिफेंट और कुछ नहीं, एक मस्त हाथी है। मस्त स्टेट हाथियों में हर साल आती है जब उनका दिमाग खराब हो जाता है, जब उन्हें मेट की तलाश होती है, और ये कंडीशन 2 महीने से 4 महीने तक चल सकती है। तो शायद ये हाथी उसी पीरियड के दौरान है, और जब देखो तब उत्पात मचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। तीसरा वर्जन ये था कि इस हाथी को घायल कर दिया है अवैध शिकारियों ने। सेलम डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अवैध शिकारी एक्टिव थे, उन्हीं में से किसी न किसी का कारनामा होगा ये हाथी। ये अवैध शिकारी उन जगहों पर छिप के बैठ जाते हैं जहां पर जानवर पानी पीने आते हैं, या फिर उन चट्टानों के पास छिप जाते हैं जहां पर डियर और हाथी नमक चाटने आते हैं। लेकिन अगर शिकारी डियर को मारने गए हैं और उन्हें वहां पर हाथी दिख जाता है, तो वो उसे मारते नहीं है, चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं, यानी बिना आवाज किए, बिना हाथी को मालूम चले वहां से चले जाते हैं। तो वो शिकारी वहां से धीरे धीरे उड़ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर आवाज की तो हाथी परमानेंट उठा देगा। लेकिन कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें बंदूक के ट्रिगर से बहुत प्यार होता है, बात बात पे बंदूक का ट्रिगर दबाना चाहते हैं। वो अपनी भरमार बंदूक, जो कि उन्होंने भरी ही इसलिए होती है कि किसी को मारना है, उनके सामने कोई भी जानवर आए वो अपनी बंदूक खाली कर देते हैं। और शायद किसी ऐसे ही अवैध शिकारी ने अपनी बंदूक खाली कर दी होगी इस हाथी के ऊपर जब ये पानी पीने या नमक चाटने आया होगा। या यह भी हो सकता है कि कोई किसान अपनी फसल की रखवाली कर रहा हो और वहां पर हाथी आ गया हो, और उसने हाथी को गोली मार दी हो, क्योंकि हाथी फसलों का बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन जो भी वजह थी, कुछ तो वजह थी, क्योंकि यह हाथी अचानक से रोग एलिफेंट बन गया था। यानी अचानक से इसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, और जबरदस्त उत्पात। ना तो कोई यात्री पैदल चलता था, ना ही कोई चलता था बैलगाड़ी से। पूरा जनजीवन ठप हो गया था। अब गिरहित्ती एक बहुत छोटे से गांव का नाम है जिसमें 5 या 6 झोपड़े थे, और ये आता था जब आप चले एनचट्टी से पेन्ना ग्राम की तरफ। सेलम डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन है, उस इलाके में पड़ता था गिरहित्ती।
अब एक स्ट्रीम थी तलवाड़ी ब्रुक, उसके किनारे पहाड़ी थे और यहाँ पर बहुत सारे बांस के झुरमुट थे। ये नदी 15 मील की दूरी पर कावेरी नदी से मिल जाती थी, जिस जगह की बात केनेथ एंडरसन कर रहे हैं। अब क्योंकि बांस हाथियों का प्रिय भोजन होता है, तो इन बांस के झुरमुटों में हाथियों का मिलना आम बात है। और हमेशा ऐसा होता है कि 3-4 ऐसे खतरनाक हाथी यहाँ पर रहते हैं कि जिनको यहाँ के लोग अवॉइड करके चलते हैं या फिर ध्यान रखते हैं कि कहीं वो खतरनाक हाथी ना मिल जाए। एक और रिवर स्ट्रीम है जिसका कि नाम है गोलामुखी। वो भी इस तलवाड़ी रिवर स्ट्रीम से पैरेलल बहती है और ये आगे जाके मिल जाती है गुंडालम रिवर में, और गुंडालम रिवर आगे जाके मिलती है कावेरी में। अब ये 3 नदियां और घना बांस का जंगल हाथियों के लिए स्वर्ग के समान है। भोजन है, रहने की जगह है, पानी है, और क्या चाहिए। यही वो जगह है जहां पर इस हाथी ने अपना दुष्ट हाथी यानी रोग एलिफेंट का कैरियर स्टार्ट किया। अब इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि गोलामुखी की रिवर स्ट्रीम, जो कि उन 3 रिवर स्ट्रीम में से एक थी, वो करीब करीब सूख गई। कुछ जगह ऐसी थी जहां गड्ढों में पानी था। इन गड्ढों के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें भी थीं और इन गड्ढों में 6 से 8 इंच की मछलियां भी मिलती थी। अब गांव के 3-4 लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं और उन गड्ढों से मछली पकड़ेंगे, क्योंकि वो मछलियां फंस गई थीं। नदी का पानी सूख गया था, उस गड्ढे से कहीं जा सकती नहीं थी। अब वो लोग आए, उन्होंने अपना जाल बिछाया और थोड़ी ही देर में उन्हें पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिल गई। अब उन लोगों ने मछलियों को एक टोकरी में रखा, वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ नाश्ता पानी एंजॉय करने लगे। खाना खा के उन्हें नींद आ गई। अब शाम का टाइम था। अब एक आदमी सो रहा था, एक जग के बैठ गया था। और जब उसने देखा कि काफी टाइम हो गया, काफी देर सो लिए, उसने पीछे मुड़ के देखा, पहाड़ से एक हाथी उतरता हुआ आ रहा था। तो उसने अपने सोते हुए साथी से बोला तमिल भाषा में, अनाई वराधु, कि एक हाथी आ रहा है। और ये बोल के वो उत्तर दिशा वाले जंगल की तरफ भाग गया। अब उसका साथी, जो आंख मलते हुए उठा था, उसके शरीर में सुस्ती छाई हुई थी और उसे समझ में नहीं आया था कि नींद में उसका दोस्त उसे क्या बोल के भाग गया है और क्यों भाग गया है। वो यही सोच रहा था और जब तक वो सोच रहा था, सोचते सोचते हाथी उसके पास आ गया। अब जो आदमी भाग गया था उसने बताया उसे अपने दोस्त की चीखने की आवाज सुनाई दी, हाथी की चिंगाड़ की आवाज सुनाई दी, और उसके बाद वो भागता गया, भागता गया, भागता ही गया। 2 दिन बाद एनचेट्टी से सर्च पार्टी आई तो देखा उस जगह पे मांस के लोथड़े पड़े हुए थे जो कि धूप में सड़ रहे थे। साफ दिख रहा था कि हाथी ने पहले उस आदमी पर अपना पैर रखा और उसका एक पैर पकड़ के 2 टुकड़ों में उसे चीर दिया। उसके बाद एक पैर को उठा के हाथी ले गया। वहीं पास में एक पेड़ था, उस पेड़ में इसके पैर को बार बार उसने मारा और उसके बाद फेंक दिया चट्टानों के बीच में। यह हाथी का पहला शिकार था। उसके बाद दूसरा शिकार था एक चरवाहा लड़का जो कि अपने पशु चरा के अपने पशुओं की पट्टी यानी कि जानवरों के रहने वाली जगह गुंडालम में थी, वहां जा रहा था। इस लड़के का हाथी ने पीछा किया था क्योंकि इसके भागने के निशान मिले थे रेत के ऊपर। अब जब इस लड़के को लगा कि ये भागने में हाथी का मुकाबला कर नहीं पाएगा, तो इसने रेत को छोड़ के पहाड़ के उस इलाके में भागना शुरू कर दिया जहां थोड़ी चढ़ाई थी और वहां पर बहुत सारे पत्थर थे जो कि हाथी के भागने पर लुढ़कने वाले थे। अब इन पत्थरों पे भागते भागते उस लड़के के पैरों से खून आने लगा था क्योंकि नुकीले पत्थर उसे बुरी तरह से चुभ गए थे। उसके कपड़े और शरीर के हिस्से कांटों में उलझ गए थे और वो बहुत ही मेहनत कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो मेहनत करता रहा, भागता रहा, किसी तरह से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गया। बाद में उस लड़के ने एंडरसन को बताया कि जब वो हाथी उस चट्टान के पास आ गया तो बार बार चक्कर काटता रहा, चिंघाड़ता रहा
कोशिश कर रहा था कि चट्टान के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो चढ़ पा नहीं रहा था। लेकिन लड़के ने अपना धैर्य बना के रखा था। हाथी जब जब अपनी सूंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता था, वो लड़का दूसरी तरफ मूव कर जाता था और उस चट्टान के ऊपर का हिस्सा, टॉप का हिस्सा 25 स्क्वायर फीट का ही था और हाथी की सूंड, जो कि एक सांप की तरह उस लड़के का पीछा कर रही थी, कई बार उस सूंड की टिप इसके पैरों में टच भी हो गई थी। अब ये पकड़ा पकड़ी का खेल 1 घंटे तक चला। फिर अचानक ही हाथी का इंटरेस्ट इस लड़के में खत्म हो गया। उसने सिर झटका और वो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा डर चुका था कि पूरी रात चट्टान पर ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, तब ये नीचे उतरा, क्योंकि उसे मालूम चल चुका था कि हाथी आसपास कहीं नहीं है। अब जब करीब 1 महीने तक कोई वारदात नहीं हुई, तो उस इलाके के रहने वाले लोगों ने सोचा कि यह दुष्ट हाथी इस इलाके को छोड़ के जा चुका है। या जिन लोगों का यह मानना था कि यह हाथी मस्त पीरियड की वजह से ये बदमाशियां कर रहा है, उन्हें लगा कि उसका मस्त पीरियड खत्म हो गया है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन उन लोगों का सोचना गलत था। उस लड़के पर अटैक के ठीक 5 हफ्ते के बाद हाथी ने 2 राहगीरों पर हमला किया, जो कि जा रहे थे नत्रपालन गांव के जंगलों से। ये हाथी अचानक से जंगल से निकल के आ गया था, रास्ते पर भागने लगा था और इन लोगों से 100 गज की दूरी पर था। एक आदमी की उम्र थी करीब 30 साल और दूसरा उससे 10 साल बड़ा था, यानी कि करीब 40 साल। अब जब ये भाग रहे थे, तो जिसकी उम्र 40 साल थी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। अब उसकी सांस फूल रही थी और मन ही मन उस इंसान को मालूम चल चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है। लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी भागने की। लेकिन भागते भागते इस इंसान का आपा खो चुका था, यानी कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर तो भागते वक्त वो गोल घेरा बना के किसी चट्टान के पीछे चला जाता, किसी मोटे और मजबूत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, या फिर भागते भागते अपनी शर्ट उतार के पीछे फेंक देता, तो थोड़ी देर के लिए हाथी का ध्यान उस शर्ट पर चला जाता और उसे भागने का मौका मिल जाता। क्योंकि यह सलाह दी जाती है कि अगर हाथी आपके पीछे भाग रहा है, तो अपने कुछ कपड़े फेंक दीजिए। जब हाथी उन कपड़ों के पास पहुंचता है और उसे उसमें से इंसान की गंध आती है, तो वो उसके चिथड़े उड़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है और वो थोड़ी देर आपके लिए काफी देर साबित हो सकती है, बचने का मौका दे सकती है। लेकिन ये आदमी सीधा ही भागता रहा और जब तक थक कर जमीन पर नहीं गिर गया, क्योंकि उसके फेफड़े बुरी तरह से थक चुके थे और उन फेफड़ों की इस धरती पर जो सेवाएं थी, वो समाप्त होने वाली थी। क्योंकि हाथी आ गया। हाथी ने उस इंसान को उठाया, सूंड से पकड़ा और पास की एक चट्टान पर उठा के मारना शुरू कर दिया। उसके चिथड़े उड़ा दिए और उसके बाद बचे खुचे शरीर को भी जंगल की तरफ उछाल दिया। अब जब यह घटना हो गई, तो लोगों की डिमांड उठी कलेक्टर के पास कि इस हाथी को रोग एलिफेंट डिक्लेयर किया जाए। रोग एलिफेंट यानी दुष्ट हाथी डिक्लेयर करना ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद कोई भी लाइसेंसी बंदूकधारी जिसके पास शिकार का लाइसेंस है, बिना परमिशन के उस हाथी को गोली मार सकता है। नहीं तो उसके बिना हाथी को मारना गैर कानूनी था। कोई भी हाथी को मार नहीं सकता था। लेकिन भारत में लाल फीता शाही बहुत ज्यादा हावी है। जब तक ये फाइल मूव हुई और इस पर कोई निर्णय लिया जाता, 3 महीने बीत गए। 1 महीना तो केवल इस काम में बीत गया कि किस किस के पास जिले में लाइसेंसी बंदूक है, उसकी लिस्ट बनाने में। लेकिन जो रोग एलिफेंट था, वो लाल फीता शाही पर नहीं चलता था। वो बहुत बिजी था, अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था। एक बैलगाड़ी जिसमें कि चंदन की लकड़ी लदी हुई थी, उसने
उस गाड़ीवान पर हमला कर दिया। अब उस गाड़ी में एक फॉरेस्ट गार्ड भी बैठा था। गाड़ीवान और फॉरेस्ट गार्ड दोनों ने जंगल में भाग के अपनी जान बचाई, लेकिन उसने बैलगाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एक बैल भी घायल हो गया। अब जंगल में कुछ जानवर चल रहे थे। चरते चरते कुछ जानवर काफी आगे निकल गए, यानी कि वो पहुंच गए रोग एलिफेंट के पास। उस दुष्ट हाथी ने उस जानवर की पीठ तोड़ दी। कुछ दिन में एक खबर आई कि उसने एक पुजारी, जो कि वहां की जंगल ट्राइब का नाम है, जो कि शहद इकट्ठा करके आ रहा था, उसे नौकरी दी थी। उसके कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसके पास शहद इकट्ठा करने का लाइसेंस था, उस पुजारी को हाथी ने मार दिया। अब जब यह घटना हो गई तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुंची मेरे पास कि आप आइए और इस हाथी को मार दीजिए। मैं हाथी को मारना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब केनेथ एंडरसन हाथियों को मारना पसंद करते नहीं थे। उन्हें लगता था ये बहुत भोले और प्यारे जानवर होते हैं। और दूसरी बात यह थी कि जिस तरह से टाइगर और लेपर्ड जंगल में छिप सकते हैं, हाथी नहीं छिप सकते। ये जहां भी खाना खा रहे होते हैं, टहनी तोड़ने की इतनी आवाजें आती हैं कि आपको मालूम चल जाता है कि यहां पर हाथी है। आपको केवल इतना करना होता है कि हवा की उल्टी दिशा से जाना होता है, यानी कि हाथी से हवा आपकी तरफ आनी चाहिए, और बस उनके नजदीक पहुंचो और गोली मार दो। इतना सिंपल है। केवल आपको जंगल का अनुभव होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपना पैर कहां पे रखना है। सूखे पत्ते, सूखी टहनी अवॉइड करनी होती है, क्योंकि एक टहनी चटकी, हाथी को पता चला और आपकी हड्डी चटकी। दूसरा, शिकारी को स्थिर होना आना चाहिए। जहां है वहीं पर बिना हिले डुले खड़े रहने की कला। ऐसा तब करना होता है जब वो शिकार, यानी कि वो जानवर जिसके शिकार के लिए आप आए हैं, आपकी तरफ देखने लगता है। अगर आप ऐसे में हिलो नहीं तो वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर में निश्चिंत होके अपने काम पर लग जाता है। कई बार होता क्या है कि ना आप खड़े होते हो, ना आप बैठे होते हो, बीच की पोजीशन में होते हो, और ऐसी पोजीशन में आपको स्टैचू बनना पड़ जाता है। बड़ी ही मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि अगर ऐसे में आपने बैठने की कोशिश की तो वो जानवर आपको उठा देगा। कई बार ऐसी सेमी क्राउचिंग पोजीशन में 10-10 मिनट तक खड़े रहना पड़ता है। एंडरसन बोलते हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल करके हाथियों के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच के मैंने घंटों उन्हें शांति के साथ चरते देखा है। और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। उन्हें मेरी पोजीशन मालूम नहीं चलती थी, लेकिन हां, अगर कभी हवा ने रुख बदल लिया और मेरी तरफ से हवा उन तक चली गई, या फिर गलती से मेरा पैर किसी सूखे पत्ते को टच हो गया, फिर वो हाथी वहां रहना पसंद नहीं करते थे। एक हाथी की देखने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। इतनी कमजोर कि आश्चर्यजनक रूप से कमजोर। अगर आपने खाकी कपड़े पहने हैं और आप जंगल में खड़े हैं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, और अगर हाथी आपको सूंघ नहीं पा रहा है, हवा की दिशा हाथी से आपकी तरफ आ रही है, तो हाथी को मालूम नहीं चलेगा कि आप वहां खड़े हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखते हैं, विवेक अवस्थी, रिसेंटली मुझे रात को हाथी मिल गया था, शायद 4 या 5 दिन पहले। और ऐसी पोजीशन थी कि ना तो मैं सामने भागने की कंडीशन में था, क्योंकि रोड घूम के जाती थी। हाथी चार्ज करता तो पीछा करके आराम से पकड़ लेता, और सामने 2 पानी थे जो कि क्रॉस करने थे। रिवर्स करने में भी रोड एस बना रही थी, और रिवर्स करने में भी हाथी का फेस मेरी तरफ था, तो वो बड़े आराम से भाग के गाड़ी को तोड़ देता। सडनली मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ना आगे बढ़ूंगा ना पीछे जाऊंगा, वहीं खड़े हो जाऊंगा। और हाथी मेरे सामने से 25 फीट दूर से निकला है। अंधेरा था, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। और एक बार तो उसने मेरी तरफ मुंह भी घुमा लिया था, पूरा चार्ज करने के मूड में आ गया था, लेकिन जब मैंने कोई मूवमेंट नहीं की, फिर वो पलटा और उसने देखा कि मैं उसके लिए खतरा नहीं हूं, और वो आगे बढ़ गया था। हालांकि मेरे केस में उसे मेरी पोजीशन मालूम थी, क्योंकि गाड़ी की लाइट जल रही थी,
लाइट बंद करना मैंने इसलिए जरूरी नहीं समझा कि वो भी एक हरकत होती जो हाथी को लगता कि कुछ इन्होंने चेंजेस किए। फिर हाथी चला गया था और एकदम पास से गया था। काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था लाइफ का। लेकिन जिस तरह के एक्सपीरियंसेस जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन को होते थे, उसका 1% मुझे भी होते रहते हैं। इसलिए केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि मैं हाथियों को गोली मारना पसंद नहीं करता, और जिन हाथियों को दुष्ट हाथी यानी कि रोग एलिफेंट बोला जाता है, वो एक्चुअल में रोग एलिफेंट होते नहीं है। होता यह है कि शिकारी हाथी दांत के चक्कर में कभी भी हाथी के ऊपर गोली चला देते हैं। हर वक्त हाथी मरता नहीं है, कई बार बच जाता है, और जब वो बच जाता है तो इंसान के प्रति उसके अंदर नफरत भर जाती है, और वही नफरत है जिसे लोग रोग एलिफेंट बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस हाथी की कंप्लेंट आ रही होती है उसने उतना ज्यादा नुकसान किया नहीं होता है, लेकिन जो शिकारी होते हैं, जो उसे मारने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो वर्कर से बोलते हैं कि तुम इतनी खतरनाक रिपोर्ट लिख दो कि कलेक्टर को उसे रोग एलिफेंट डिक्लेयर करना ही पड़ जाए। हाथी को रोग एलिफेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस समय जितने भी लाइसेंसधारी शिकारी होते थे, उन्हें अपने आप उस हाथी को गोली मारने की परमिशन मिल जाती थी। यानी सिस्टम का फायदा उठा के एक जानवर को ठीक उसी तरह से रोग डिक्लेयर कर दिया जाता था जैसे कहीं कहीं पर महिलाओं को चुड़ैल डिक्लेयर कर दिया जाता था। कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही हाथी को रोग एलिफेंट डिक्लेयर करे, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है और एक ऐसा हाथी जो दुष्ट नहीं था, रोग नहीं था, उसे रोग एलिफेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसकी जान ले ली जाती है। तो वो जो नोटिफिकेशन आया था कि यहां पर एक हाथी रोग हो गया है, आप आके से मार दीजिए, जो कि कलेक्टर ने भेजा था, केनेथ एंडरसन ने उस नोटिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन फिर उनके साथी रंगा, जो कि इनका शिकारी दोस्त था, उसका टेलीग्राम आया पेन्नाग्राम से। उसने लिखा था कि हाथी ने एक पुजारी, जो कि जंगल की वहां पर एक ट्राइब है, उस जनजाति की एक महिला को मार दिया है, और जगह का नाम है अनाय बिड्डा माडुगु। ये गैरहत्ती से 7 मील की दूरी पर था, और इस गांव का जो नाम था, अगर इस नाम का लिटरल मतलब निकालेंगे तो मतलब एक तालाब जिसमें हाथी गिर गया। ये एक नेचुरल पूल है जो कि चट्टानों से बना था। चिनार नदी की सहायक नदी ने इसे बनाया था। ये काफी गहरा पूल है, कभी भी सूखता नहीं है, और मुझे बताया गया है कि पहले एक हाथी जो कि पानी पीने आ रहा था, इस तालाब में गिर गया, कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि चट्टानें थी, स्लिपरी चट्टानें, जिनसे वो बाहर आ नहीं सकता था। हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं और उनमें ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शरीर का वजन भी ज्यादा होता है। वो हाथी 3 दिन तक तैरता रहा, लेकिन 3 दिन के बाद बिना कुछ खाए उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। 11 किलोमीटर दूर से, पेन्नाग्राम से, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ ये तमाशा देखने के लिए जमा थी। धीरे धीरे उस हाथी की हिम्मत जवाब दे गई और वो उस पानी में डूब गया। अब रंगा का संदेशा मिलने के बाद केनेथ एंडरसन ने 4 दिन की छुट्टी अप्लाई की और उसके बाद कार से चल पड़े पेन्नाग्राम की तरफ। पेन्नाग्राम से रंगा को पिक किया और बहुत ही खराब रोड जो कि जंगल से जाती थी, उसमें अपनी कार से चल पड़े अनाई बिद्दा माधुवू की तरफ। अब फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि रोग एलिफेंट आस पास ही है और एक 10 हाथियों का झुंड भी है। अब ये सारे हाथी फॉरेस्ट बंगलों के सामने एक तालाब था, उसमें पानी पीने आते थे, और दिक्कत ये थी कि उस रोग एलिफेंट के साइज के भी दूसरे हाथी थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उस हाथी को गोली मारते वक्त पहचाना कैसे जाए। अब जो इनको जानकारी दी गई थी कि उसके पैरों का गोला बनाया जाए, यानी कि परिधि निकाली जाए, तो वो थी 4 फीट 10 इंच। उस हिसाब से हाथी की ऊंचाई होनी चाहिए 9 फीट 8 इंच।
दोस्तों 4 फीट 10 इंच लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से 4 इंच 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सरकमफेरेंस है, परिधि है हाथी के पैर की, वो उसका दुगना फीट में अंदाजा लगाओगे आप तो हाथी की हाइट होती है। उस हाथी का कलर बताया गया था ब्लैक। अब सभी हाथी ब्लैक होते हैं अगर वो पानी से नहा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मिट्टी उछाल के अपने आप को कवर कर लेते हैं तो हाथी का एक्चुअल कलर मालूम चलता नहीं है। अब अलग अलग इलाकों में मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, कहीं थोड़ा लाल रंग लिए हुए होती है, कहीं काला रंग लिए होती है। तो जैसी मिट्टी वो अपने ऊपर उछाल लेगा वैसा उसका रंग नजर आएगा। केवल एक पहचान थी जो कि उस हाथी को दूसरे हाथियों से अलग करती थी, वो ये कि उसके दांत यानी कि टस्क करीब 3 फीट लंबे थे और आगे जाके एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए थे और थोड़ा एक दूसरे को क्रॉस करते थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो आखिरी फैक्टर था दांत वाला, यही वो फैक्टर था जिसके हिसाब से मैं उस हाथी को पहचान पाता। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी हाथी अपने पास जाके अपनी हाइट नापने की परमिशन नहीं देगा, और जब उसके दांत चेक करने आप जाओगे इसका मतलब आप उसके सामने खड़े हो, यानी कि हाथी आपको देख रहा है। लेकिन यह खतरा केनेथ एंडरसन को उठाना ही था, क्योंकि वो गलत हाथी को गोली मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसके बाद जो झमेले होंगे सरकारी इंक्वायरी की, वो झेलना बड़ा मुश्किल होगा। तो एंडरसन ने सोचा कि जो भी हो, इस हाथी को मैं सामने से ही देखूंगा। अगर इसके दांत क्रॉस करते हुए तो इसका मतलब ये वो जानवर है जिसे मुझे मारना है, नहीं तो फिर नहीं, चाहे इसमें मुझे खतरा हो, लेकिन करूंगा तो यही। तो एंडरसन ने सोचा कि पहले उसके फुटप्रिंट देखूंगा, उसकी जो नाप मेरे पास है। जब वो फुटप्रिंट मिल जाएंगे तो जिस तरफ वो फुटप्रिंट जा रहे हैं मैं वहां जाऊंगा, हाथी दिखेगा, उसके सामने आने की कोशिश करूंगा, सामने से उसके दांत चेक करूंगा। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तब मैं उसे गोली मारूंगा, नहीं तो नए सिरे से फिर शुरुआत करूंगा। फिर पैर के निशान ढूंढो, फिर हाथी ढूंढो, फिर दांत चेक करो। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे पास केवल 4 दिन की छुट्टी है, और उस 4 दिन में से एक दिन निकल चुका है। रात को हाथियों के खाने पीने की आवाजें आती रहीं। आवाजें सुन के केनेथ एंडरसन समझ गए कि ये हर्ड है, और जब हर्ड है तो वो रोग एलिफेंट इनके साथ होगा नहीं। तो फिर वो दोबारा सोने लगे। अब जैसे ही भोर हुई वैसे ही फॉरेस्ट गार्ड और रंगा के साथ एंडरसन निकल गए। प्लान पहले से फिक्स था कि पैरों के निशान ढूंढने हैं। हालांकि उस तालाब के किनारे पैरों के निशान ढूंढना एक टेढ़ी खीर था। इतने पैरों के निशान थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरी रात हाथियों ने पानी पिया था। इनमें बड़े हाथी भी थे और बच्चे भी थे, इतने छोटे बच्चे कि शायद उनकी हाइट 3 फीट की भी नहीं रही होगी। कुछ 3 सेट पैरों के निशान ऐसे मिले जो कि उस रोग एलिफेंट के साइज के थे। अब जब इन्होंने देखा 2 सेट पैरों के निशान तो उसी साइड थे जिस साइड से हाथियों के झुंड ने पानी पिया था, लेकिन एक सेट पैरों के निशान तालाब के दूसरी तरफ थे, यानी कि झुंड इस तरफ वो उधर। पूरी संभावना थी कि यह अलग वाला ही रोग था। तीनों लोग अपनी अपनी ड्यूटी फिक्स करके उस हाथी को ढूंढने निकल पड़े। सबसे आगे चला रंगा, उसके पीछे अपनी बंदूकें लेके चले केनेथ एंडरसन। फॉरेस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पीछे से कवर करे, कि अगर हाथी पीछे से आ गया, यानी कि एंडरसन बीच में थे, आगे रंगा, पीछे फॉरेस्ट गार्ड। अब आगे जाने के बाद वहां पे बड़ी बड़ी घास थी, और वहां जाके मालूम चल रहा था कि हाथी कहां से निकले हैं, क्योंकि जहां से निकले थे वहां की घास मुड़ चुकी थी।